जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं आज। और हमारा आज का टॉपिक है सेल एंड परचेज डिटेल, जो कि बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये ही डिटेल्स जीएसटी पोर्टल पर अपलोड होती है। अभी हम पहला टॉपिक अपना लेते हैं सेल्स डिटेल्स का। तो सेल्स में हमारे पास क्या होता है, सेल्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है, जिसके बेस पर हम अपनी जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो सेल डिटेल्स में क्या ऐसे पॉइंट है जो हमें चेक करने चाहिए। एक तो है जीएसटी नंबर, बायर का जीएसटी नंबर जीएसटी पोर्टल पर गलत अपलोड नहीं होना चाहिए। अगर गलत अपलोड हुआ है तो बायर को हमारा इनवॉइस शो नहीं होगा, जिसकी वजह से वो बेनिफिट नहीं ले सकेगा। तो एक हमें चेक करना है जीएसटी नंबर। दूसरा इनवॉइस वैल्यू। देखिए, अगर हमारे जीएसटी पोर्टल पर इनवॉइस वैल्यू गलत गई है तो इसका मतलब है या तो हमने टैक्सेबल वैल्यू में गलत किया है या फिर उसका जीएसटी रेट गलत अपलोड हुआ है जीएसटी पोर्टल पर। तो हमें इनवॉइस वैल्यू बहुत ज़रूरी है चेक करना। इसके बाद एक पॉइंट आ जाता है हमारा इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर को भी हमें चेक करना चाहिए। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है परचेज डिटेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी का, और इसके ही बेस पर सबसे ज़्यादा नोटिस आते हैं। तो इसमें हमें क्या चेक करना है, इसमें क्या होता है पहले हम वो देखते हैं। हमारे पास में होता है परचेज इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, जो कि हमारे जीएसटीआर 2 या 2B में शो होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमें चेक क्या करना है। एक तो इसमें एज पर लॉ हमारे पास इनवॉइस जरूर होना चाहिए। अगर हमारे पास इनवॉइस नहीं है तो उसका हम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे एज पर लॉ, ठीक है। दूसरा है कि वो जीएसटी पोर्टल पर शो होना चाहिए, यानी कि सेलर जिससे आपने गुड्स या सर्विसेज परचेज किया है तो उसने आपकी रिटर्न मतलब अपनी जीएसटीआर 1 में आपका इनवॉइस अपलोड किया हो। और जब सेलर अपना इनवॉइस अपलोड करता है रिटर्न में तो वो आपका जीएसटीआर 2 या 2B में सो जाता है। तो आपको जीएसटीआर 2 या 2B से चेक करना है कि आपका जो सेलर है उसने इनवॉइस अपलोड किया है या नहीं आपका। अगर इन्होंने इनवॉइस अपलोड नहीं किया तो आप सेलर से बात करके अपना इनवॉइस को अपलोड कराइए जीएसटी पोर्टल पर। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एलिजिबल और इनएलिजिबल सप्लाई। मीन्स कि ऐसा आईटीसी जो एलिजिबल है आपका और उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। और एक इसमें पॉइंट आता है इनएलिजिबल। इनएलिजिबल मीन्स ये पोर्शन आईटीसी का, इसका आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा। तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत डिटेल में स्पेसिफाई किया है लॉ में कि कौन सा ऐसा आईटीसी है जिसको आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने इस नोट्स में मेंशन किया है। इनएलिजिबल कैटेगरी में आता है सबसे पहले मोटर व्हीकल्स, यानी कि कोई भी आप बाइक या कार परचेज करते हैं तो उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसमें बिल ऑफ क्रेडिट की कैटेगरी में ये कवर हो जाता है। एक होता है फूड, आउटडोर कैटरिंग भी आप इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, ब्यूटी ट्रीटमेंट का भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मोटर व्हीकल के केस में आप उस व्हीकल का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के लिए जो व्हीकल परचेज किया गया उसका आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। अब इसमें एक हमारा पॉइंट आता है ई। तो इस पॉइंट्स पे क्या है अपना कि गुड्स और सर्विसेज बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी सर्विसेज जो आपने अपने पर्सनल यूज या बिजनेस से अलग पर्पस के लिए आपने लिया है, अदर पर्पस के लिए, तो उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते एज पर लॉ, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है अपना एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई। एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई को मैंने यहाँ क्यों मेंशन किया है, इसका मीन्स है कि अगर कोई भी ऐसी बिजनेस की कैटेगरी है जिसकी सप्लाई एग्जम्प्ट में है तो उसके केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप कोई भी ऐसा बिजनेस करते हैं जो एग्जम्प्ट सप्लाई है तो उसमें जो भी आईटीसी होगा वो आप क्लेम नहीं कर सकते, वो इनएलिजिबल कैटेगरी में कवर हो जाता है, ठीक है। बट इसमें एक केस आता है कि कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो पार्टली एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं और पार्टली टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। तो उस केस में हम रेशियो बेस पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो मीन्स कि जो भी इनएलिजिबल का रेशियो है उसको हम क्लेम नहीं करेंगे, एलिजिबल वाला रेशियो को ही क्लेम करेंगे।